Assalamu alaikum. Welcome to Software Requirement Engineering course. This is our lecture 3. पहले दो लेक्चर्स में हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि रिक्वायरमेंट जो है वो एक्चुअली होती क्या है। रिक्वायरमेंट हमें बताती है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या करेगा रेदर देन कि किस तरह करेगा, ठीक है। और उसके अलावा हमने सोर्सेज स्टडी किए थे कि स्टेक होल्डर से हम ले सकते हैं डाटा, और डॉक्यूमेंटेशन से डोमेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और एग्जिस्टिंग सिस्टम, इन चारों सोर्सेज से हम जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमने स्टडी की थी कि एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर हमारा कोई सिस्टम फुलफ़िल नहीं कर रहा तो हमारा जो है वो सिस्टम यूज़लेस है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं हमारी प्रोबेबिलिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अभी जो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, इस चीज़ से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोज एक कोई आपसे चैट डिज़ाइन करवाता है, लाइक बस चैट एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाता है, लेकिन अगर उसमें प्राइवेसी नहीं है तो वो यूज़र के भी किसी काम की नहीं है, और वो आपकी कहीं पे भी उसका यूज़ नहीं हो सकता अगर उसमें प्राइवेसी नहीं है मेन फीचर, और ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। इसकी कुछ टाइप की थी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। अब आज की स्लाइड्स में हम स्टडी करेंगे, आज के इस लेक्चर में, कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम मेजर कैसे करते हैं। कुछ मैट्रिसेस होते हैं जो मेजरेबल होते हैं, उनके थ्रू हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट हमारा मैट्रिसेस जो है वो है स्पीड में आप देखें ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, ठीक है। इसमें ये चीज़ आ जाती है कि हमने अपने जो सिस्टम है, सपोज एक वेबसाइट लगा लेते हैं, ठीक है, हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है। उसमें जब यूज़र कोई उसको एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो कितने एक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है पर सेकंड, यानी कि उसने कितनी रिक्वेस्ट उसकी जो है वो फुलफ़िल हो रही है पर सेकंड में, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, उसने जो रिक्वेस्ट की है उसका जो उसको रिस्पॉन्स मिला है, रिज़ल्ट मिला है, वो कितने टाइम बाद मिला है, ये होता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। और स्क्रीन रिफ्रेश रेट, अब सपोज उसमें एक बटन प्रेस किया उसने वेबसाइट पे, जैसे होम का बटन प्रेस किया, अब वो होम पेज ओपन होना है। होम पेज जब ओपन होना है, उसका जो कंटेंट है वो कितनी देर में लोड होके सामने आ रहा है यूज़र की, ठीक है। तो अब आप खुद देखें कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अगर ये फुलफ़िल नहीं करी है, अगर सपोज यूज़र क्लिक कर रहा है, उसने होम के टैब पे यूज़र ने क्लिक किया, 5-6 सेकंड बाद जाके वो पेज लोड हो रहा है, तो वो तो आपकी वेबसाइट यूज़ ही नहीं करेगा, उसको क्लोज़ करेगा, कोई और वेबसाइट खोल लेगा, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज़ की बात करते हैं, इसमें आ जाता है कि वर्किंग सेट साइज़ ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ठीक है, किलोबाइट्स में हम उसको मेजर करते हैं। नंबर ऑफ़ फंक्शन पॉइंट्स, आपने कैशे हिट और कैशे में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सपोज हमने अगर एक फ़ंक्शन कोई परफॉर्म किया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद हम फिर वही काम कर रहे हैं, वो जो हमने रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया होता है हमारी कैशे में चला जाता है। अब दोबारा जब हम वो काम कर रहे हैं तो वो कैशे से कॉल होके आता है, ठीक है, हमारी रैम से या मेमोरी वगैरह से नहीं आता, हार्ड डिस्क से नहीं आता, वो उस कैशे से आता है। तो वो कैशे से आने में कितना टाइम लग रहा है। ईज़ ऑफ यूज़, ट्रेनिंग टाइम, हमारा ट्रेनिंग टाइम, यानी कि अगर हमारा सिस्टम इतना रिलायबल है, इतना ईजी टू यूज़ है कि हम किसी न्यू यूज़र को सिखा रहे हैं, उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा, उसकी ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा। आपने इतना डिफ़िकल्ट उसका इंटरफेस बना दिया है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं अच्छा इसको सीखूँ या करूँ, कि अगर रहने दो, ये तो है ही बहुत डिफ़िकल्ट। अगर आपका सिस्टम जो है, आपकी जो वेबसाइट जो कुछ भी आपने डिज़ाइन की है वो यूज़र फ्रेंडली है, तो हर कोई न्यू यूज़र भी इसको ज़रूर ट्राई करेगा कि ये तो 5-10 मिनट में हम सीख लेंगे। नंबर ऑफ़ हेल्प फ्रेम, कि आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है उसमें हेल्पिंग मटेरियल कितना है, लाइक आइकन्स कितने फ्रेंडली हैं, उसमें यूज़र गाइडेंस, उसमें हेल्प का बटन, उसमें अबाउट, ये सब चीज़ें वगैरह मेंशन है, जो जिससे यूज़र जो है वो उसको समझ लगे, अच्छा मैंने नेक्स्ट ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे नेक्स्ट का बटन अक्सर जगह लिखा होता है, पता चल जाता है मैंने इसको प्रेस करना है और आगे मूव करना है। आगे आ जाता है रिलायबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मीन टाइम टू फेलियर, यानी कि सपोज एक फेलियर आ गया, एप्लीकेशन क्रैश हुआ, उससे पहले उसका एवरेज टाइम हमने देखना है कि कितना टाइम हमारा ये सॉफ्टवेयर है जो वर्क करता है, उसके बाद ये फेल हो जाता है, कितना टाइम वर्क करता है, वो एवरेज टाइम जो पहले वर्क कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी, ये कम से कम वैसे होनी चाहिए, यानी कि अक्सर आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि जो है ना वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो उसमें आ जाता है
उसमें आता है कि दिस वेबसाइट इज़ अनअवेलेबल, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, न्यू यूज़ कर लेते हैं, उसको हम इतनी रिलायबल नहीं समझते, और नेक्स्ट टाइम जब हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं ना, वो वेबसाइट हमारे सामने आती है तो हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी की कम से कम होनी चाहिए। रेट ऑफ फेलियर अकरेंस, कि बार बार तो नहीं हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो सिस्टम है, बार बार फेल तो नहीं हो रहा, बार बार क्रैश तो नहीं हो जा रहा। अवेलेबिलिटी उसकी मैक्सिमम होनी चाहिए कि हर टाइम हमारा सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। रोबस्टनेस, टाइम टू स्टार्ट आफ्टर फेलियर। अगर सपोज हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम में फेलियर आ गया है, अब उसको दोबारा से हमने रीस्टार्ट किया, उसने अपनी वर्किंग, तो वो कितना टाइम ले रहा है अपनी वर्किंग को रीस्टार्ट करने में, ठीक है। अपनी वर्किंग अगेन स्टार्ट करने में कितना टाइम ले रहा है। परसेंटेज ऑफ इवेंट्स काजिंग फेलियर, हमने एक एवरेज कैलकुलेट करनी है, एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उन इवेंट्स की जिनकी वजह से फेलियर आ रहा है। सपोज एक सिस्टम में हम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है, उसके बाद सिस्टम क्रैश कर रहा है, तो हमने वो इवेंट्स चेक करने हैं कि किन की वजह से बार बार हमारे सिस्टम में क्रैश आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाटा करप्शन ऑन फेलियर, ये भी हमारी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट, पोर्शन ऑफ कोड और फीचर दैट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और डिवाइस लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। आप देखिए जो पुराने मोबाइल है ना, एंड्रॉयड वर्जन्स हैं, उस पर अब यूट्यूब नहीं चलती है, जो काफ़ी ओल्डर एंड्रॉयड वर्जन्स हो गए हैं, तो उन लोगों को ये अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है यूट्यूब के लिए। और अगर कोई ऐसी यूट्यूब के अल्टरनेट कोई हम सपोज चीज़ डिज़ाइन करते हैं जो हर तरह के एंड्रॉयड वर्जन पे यूज़ हो रही है, बैक एंड्रॉयड वर्जन है उस पर भी यूज़ हो रही है, तो हमारे यूज़र उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपनी जो टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है ना, इनके बारे में भी सोचना है। नंबर ऑफ़ टारगेट सिस्टम, इसमें आ जाता है कि नंबर ऑफ़ टारगेट डिवाइसेस, प्लेटफॉर्म और इन्वायरमेंट वेयर दिस सिस्टम और सॉफ्टवेयर कैन बी यूज, ठीक है। तो इन मैट्रिसेस की बेस पे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। डोमेन रिक्वायरमेंट्स, डोमेन से ही आपको इसकी समझ लगी है कि इसमें क्या होगा। डोमेन, सपोज हम एक मेडिकल फील्ड है, हॉस्पिटल है, उसके लिए हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करें, तो हमारा जो सब वर्क होगा ना मैक्सिमम, वो उसी डोमेन से रिलेटेड हो। द डोमेन रिक्वायरमेंट्स आर द स्पेशलाइज्ड नीड बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री और एरिया द प्रोडक्ट इज़ इंटेंडेड फॉर, यानी कि जिसके लिए हम ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है इसमें। जैसे हॉस्पिटल के लिए अगर बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, डोमेन रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट्स की प्राइवेसी लॉ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, नीड फॉर एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसकी डोमेन रिक्वायरमेंट्स होंगी। डोमेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डोमेन एक्सपर्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कन्वे डोमेन रिक्वायरमेंट्स। और अब देखिए कि एक सपोज हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, वैसे ही कोई हमने न्यू चीज़ बनाई है और किसी डोमेन को टारगेट नहीं किया, किसी हॉस्पिटल, किसी इंडस्ट्री, किसी को टारगेट नहीं किया, तो वो हम एक फ्री हैंड सिस्टम डिज़ाइन करें, ठीक है। लेकिन जब हम किसी डोमेन के लिए डिज़ाइन करते हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी टारगेट चीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं, तो उस पर बहुत सी कंस्ट्रेंट्स इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, ठीक है। डोमेन रिक्वायरमेंट्स कैन इम्पोज स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स on solution. Our next topic is inverse requirement. इन्वर्स रिक्वायरमेंट में ये है कि हमें यूज़र बताता है कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ अपने सॉफ्टवेयर में नहीं चाहिए, अपने सिस्टम में नहीं चाहिए। दे एक्सप्लेन व्हाट द सिस्टम शैल नॉट डू, यानी कि मुझे ये कलर स्कीम नहीं चाहिए, मुझे अपने इंटरफेस में ऐसे नहीं चाहिए। इन्वर्स रिक्वायरमेंट में आप कह सकते हैं कि यूज़र ये नहीं बताता कि मुझे क्या चाहिए, वो ये बताता है मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो हमें बताती हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का लगेगा, ये हमें कंस्ट्रेंट्स भी बताती हैं। फॉर एग्जांपल हाउ यूज़र फ्रेंडली द इंटरफेस शुड बी और हाउ द सिस्टम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू मीट आवर नीड्स। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फोकस करती हैं कि किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोडिंग फेज़
और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी फीचर, ये सब चीज़ें। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमें बताती हैं, वो फोकस करती हैं व्हाट द सिस्टम नीड्स टू डू एंड हाउ इट शुड लुक, ठीक है। वाइल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट फोकस ऑन हाउ इट शुड बी बिल्ट टेक्निकली। अगेन design requirement focus on what the system needs to do and how it should look, while implementation requirements focus on how it should be built technically. डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो होती हैं ये एक्चुअली जो है वो they are development guideline within which the design must work. These requirements can seriously limit design and implementation option. रिसोर्सेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल्स के आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो आप .NET पे बनाइएगा, इस तरह से ये सब चीज़ें कि किस पे हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट करना चाहिए।